तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसको NAM नेम कहा जाता है और नेम का मतलब है नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? तो मैंने आपको बताया था शीत युद्ध के दौर में दुनिया दो गुटों में बटी थी, एक पूंजीवादी गुट अमेरिका, एक साम्यवादी गुट सोवियत संघ। ये दो महाशक्तियां थी, ठीक। तो कुछ देश उसमें ऐसे भी थे जो इन दोनों गुटों में जाना पसंद नहीं कर रहे थे। न तो वो अमेरिका के पक्ष में जाना चाह रहे थे, न वो सोवियत संघ के पक्ष में जाना चाह रहे थे। क्योंकि ऐसा था, देखो, जो कुछ उस समय के नव स्वतंत्र राष्ट्र थे जिनको नई नई आज़ादी मिली थी, जिनका जो उपनिवेश थे नए नए आज़ाद हुए थे, ठीक है, नव स्वतंत्र राष्ट्र थे। तो उनके लिए एक बड़ी समस्या थी, बड़ी चुनौती थी उनके लिए। क्योंकि अगर वो दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल होने का फैसला करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, अगर अमेरिका के गुट में जाता है कोई देश तो फिर से अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी। अगर सोवियत संघ के गुट में जाता है तो फिर से एक प्रकार से सोवियत संघ की गुलामी करनी पड़ेगी। जैसा वो महाशक्ति कहेगी वैसा करना पड़ेगा, कोई भी किसी भी महाशक्तियों के गुट में जाने से। देखो, अभी अभी नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, ठीक, नए नए आज़ादी मिली है, अल्प विकसित हैं ऐसे देश, तो दोनों गुटों में जाने से बच रहे थे। उन गुटों में जाने का सीधा मतलब ये था कि फिर से उनको क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार से उन महाशक्तियों की गुलामी करनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, उस देश जो ऐसे थे वो बचना चाह रहे थे इन दोनों गुटों में जाने से। तो इसी बीच में एक नए विचारधारा का जन्म हुआ, नए आंदोलन का जन्म हुआ। इसको कहते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक। इसका नाम क्या रखा गया? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब है कि भैया किसी भी गुट से दूर रहना। उसमें जो गुट बने थे ना, इसका बना था, देखो, नाटो, सीटो, सेंटो, इसने वार्सा पैक्ट बना दिया था, वो अमेरिका का गुट था, यहाँ सोवियत संघ का गुट था। इन गुटों से दूर रह करके अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक व्यवस्था प्लस जो भी देश को चलाने की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, स्वतंत्र तरीके से करना, मतलब इन गुटों में शामिल नहीं होना। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक मतलब था उस समय पर, ठीक। और अपना भारत भी तो देखो उसी समय आज़ादी मिली थी ना। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से। तो नई नई आज़ादी मिली है, फिर से किसी गुट में शामिल हो जाएगा तो मतलब एक प्रकार से इनडायरेक्टली उसको भी उन गुटों की बात माननी पड़ेगी, इनडायरेक्टली उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। तो ऐसे में जन्म हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी संस्थापक इसमें थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। तो इसमें देखिए, सभी गुट, इसका अर्थ क्या है? सभी गुटों से दूर रहना, यानी कि अमेरिका का पूंजीवादी गुट हो या साम्यवादी गुट हो, सोवियत संघ का, नाटो हो, सीटो हो, सेंटो हो या वार्सा पैक्ट हो, इन सभी सैन्य गठबंधनों से दूरी बना के रखना, ये एक उद्देश्य था उस समय पर, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। तो ये लोग देखो, ये लोग चाहते क्या थे? मैंने लिखा विश्व शांति, ठीक। ये नहीं चाहते थे कि दुनिया लड़े, जैसे शीत युद्ध के दौरान लड़ाई का माहौल हुआ था ना। इनका मतलब था भाई दुनिया में शांति व्यवस्था बनी रहे, सब लोग शांति से रहे। दूसरा, नव स्वतंत्र या अल्प विकसित राष्ट्र के हितों का ध्यान रखना। तो इसमें जो भी ज्यादातर देश थे गुटनिरपेक्ष में, या तो अल्प विकसित थे या विकासशील थे कुछ देश, ठीक है। पूंजीवादी में तो देखो बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री, तो सबसे जो अमीर देश वही थे। फिर साम्यवादी, वो भी अच्छे खासे थे, है ना। तो गुटनिरपेक्षता में जो देश थे उनकी अपेक्षाकृत बहुत उनका स्टेटस नीचे था। तो उनके हितों का ध्यान रखा जाना, गुट में शामिल होने का मतलब ध्यान, फिर तो जैसा गुट कहेगा वैसा करना पड़ेगा ना। उनके देशों में लड़ाई भी हो सकती है। देखो, मैं ये बता रहा था, अमेरिका और वो डायरेक्ट अपने अपने देशों में कभी नहीं लड़े, ठीक है। किसी और ही देश में जाकर के मतलब लड़ाई कर रहे हैं वो लोग। भाई बर्बाद होगा तो अगले का घर बर्बाद होगा, वो तो भाई दूसरे घर में लड़ने जाने में क्या दिक्कत है? चलो वहां लड़ते हैं, उसके घर में लड़ते हैं, ठीक है। घर टूटेगा अगले का टूटेगा, ठीक। अब ऐसा थोड़ी कि ये तमन्ना और माना इसमें लड़ाई होगी ये संध्या में, और उसने कहा भावना के घर में जाके लड़ाई करते हैं, तो क्या दिक्कत है? नुकसान होगा भावना का होगा, है ना। और भी कई समस्याएं थी, जैसे क्षेत्रीय एकता को बनाए रखना, औपनिवेशवाद
या रंग भेद, जातिवाद, ये भी बहुत होता था, ठीक है, रंग भेद पॉलिसी ऑफ जो अपेर्थीड है, तो इससे भी दूर रखना इनका एक उद्देश्य था। अब बात करते हैं इसके जो संस्थापक नेता थे, वो संस्थापक नेता कौन थे, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। 5 संस्थापक नेता थे उस समय पर। जब 1961 में इसका पहला सम्मेलन होता है बेलग्रेड में, तो इसकी स्थापना भी 1961 ही मानी जाएगी। तो इसमें जो संस्थापक नेता थे, देखो, यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय पर। मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के थे डॉक्टर सुकर्णो, घाना के थे वाने एन क्रूमा। तो ये 5 संस्थापक सदस्य हैं जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। इससे पहले 1956 में इन तीनों के बीच में जोसेफ ब्राज टीटो, जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्दुल नासिर के बीच में एक बैठक होती है, और एक सफल बैठक, उसी बैठक से निकल करके आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। 1961 में इसकी स्थापना होती है, और जो पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन या पहला गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ, वो भी आपको याद रखना है। पहला वो हुआ 1961 में। ये हुआ कहाँ? बेलग्रेड में। और उस समय कितने देश में शामिल थे? 25 देश उसमें शामिल थे। फिर कुछ मैंने लिखे हैं। 14वां जो हुआ 2006 में हवाना में हुआ, क्यूबा की राजधानी हवाना। 166 देश थे और 15 पर्यवेक्षक देश थे उसमें। और 17वां जो हुआ 2016 में वेनेजुएला में 120 देश उसमें थे और 17 पर्यवेक्षक देश उसमें शामिल थे। इसके बाद ही हुए 18वां अजरबैजान में हुआ, ठीक है। 19वां अभी प्रस्तावित है 2023 के अंत में युगांडा में। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। इनकी एक कुछ सम्मेलनों को मैंने इसमें बताया, ठीक है। अगर देखा जाए तो देखो अभी 120 देश इसमें है, मतलब यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद मतलब राज्यों का एक सबसे बड़ा समूह है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो ये एक इसका बेसिक हो गया, ठीक है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। ये अगला हेडिंग है भारत को लाभ, मतलब गुटनिरपेक्षता से भारत को क्या लाभ हुए, ठीक। 2 पॉइंट मैंने यहां पर इसको लिखा हुआ है, इसको समझाते हैं। पहला है स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेना। क्योंकि दोनों ही गुटों में नहीं था, तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत स्वतंत्र रूप से खुद अपने फैसले ले सकता था, खुद अपनी विदेश नीति तैयार कर सकता था, ठीक है। अगर गुटों में शामिल होता तो क्या होता? स्वतंत्र नहीं रहता ना, जैसी महाशक्तियां कह रही हैं उसी के अनुसार करना पड़ता, महाशक्तियों पर ही डिपेंड रहना पड़ता भारत को। तो दोनों ही गुट में से किसी भी गुट में शामिल नहीं था, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है अपनी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र फैसले ले सकता है, अपनी स्वतंत्र विदेश नीतियां बना सकता है, ठीक है। एक तो ये हुआ किसी पर डिपेंड, किसी का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं पड़ी उसको, खुद अपने फैसले भारत ले सका। दूसरा है कोई महाशक्ति अगर खिलाफ होने पर दूसरी महाशक्ति में जाने का रास्ता खुला है। अगर देखो हम गुटनिरपेक्ष में हैं, इससे एक फायदा ये हुआ, अगर हमको अमेरिका आंख दिखाता है, मतलब हमको धमकाता है या लड़ाई करने की कोशिश करता है, ठीक है, फिर हम सोवियत संघ की ओर जा रहे हैं, तो अमेरिका कहेगा भाई क्यों चाहेगा कि अमेरिका सोवियत संघ जाए? कुछ नहीं करेगा अमेरिका। अगर सोवियत संघ हमको आंख दिखाता है, हाँ भैया हम वहां से ले जाएंगे अमेरिका की गुट में, तो सोवियत संघ भी नहीं चाहेगा अमेरिका की ताकत बढ़े, ठीक। एक ये भी अच्छा था भारत के लिए, अगर ये आंख दिखाते तो भैया वहां चले जाएंगे हम तो, ठीक, वो दिखाता तो यहां चले जाएंगे, ठीक है। एक रास्ता ये खुला था, कोई भी महाशक्ति अगर उसके खिलाफ होती है, दूसरे तरफ जाने का रास्ता तो खुला ही था ना, किसी की तरफ भी जा सकता है। तो इसलिए ये भी एक बैलेंस था भारत का कि कोई महाशक्ति एकदम से कुछ नहीं कर सकती, क्यों हम उसको अपने खिलाफ करें, अगले की पावर क्यों बढ़ाएं, ठीक है। इतनी बात आई ना समझ में? तो ये तो इसके लाभ थे। अब इसकी आलोचना देखते हैं। आलोचना भी मैंने 2 पॉइंट में लिखी है। सिद्धांत विहीन, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये सिद्धांत विहीन था और अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता था। तो गुटनिरपेक्षता देखो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर तो उन्हीं की धमक थी ना, पूंजीवादियों और साम्यवादियों की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बड़े फैसले लेने से ये लोग बचते थे, और जो युद्ध होते थे उसके बारे में भी डायरेक्टली मतलब कुछ इन्वॉल्व नहीं रहता था इनका ना, वो सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला चल रहा है। तो इसलिए आलोचकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये ज्यादा कुछ फैसले नहीं लेते थे, उससे बचते थे, अपने को दूर रखते थे। एक तो ये है, ठीक। और दूसरा है 1971 में देखो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई 1971 में ना, और भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया उस समय पर। लेकिन भारत ने उस समय किससे मदद मांगी? रूस, सोवियत संघ से। यूएसएसआर ने भारत की मदद की, ठीक है। तो ऐसे में और
क्या हुआ कि दुनिया ये कहने लगी कि भैया ये तो सोवियत संघ के गुट का है, अपने को कहता है गुट निरपेक्ष, लेकिन इसकी दोस्ती किसके साथ है? सोवियत संघ के साथ है, ये कहता है। ठीक है, तो ये भी एक आलोचना है, क्योंकि सोवियत संघ के साथ दोस्ती भारत की रही है, ऐसी बात नहीं है। सोवियत संघ ने अभी भारत को बहुत मदद की है, बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं या परमाणु कार्यक्रम हो उनको संचालित करने में सोवियत संघ ने भारत की मदद की है। और ये आरोप भारत पर लगते हैं कि सोवियत संघ गुट जो शीत युद्ध का दौर था, मतलब अंदर खाने उसकी दोस्ती किसके साथ थी? सोवियत संघ के साथ थी, लेकिन भारत इसको नकारता है, हम गुट में शामिल नहीं थे। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुट निरपेक्ष अगर हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं, ऐसा नहीं था। गुट निरपेक्षता का मतलब था हम भैया डायरेक्टली उन गुटों में शामिल नहीं होंगे, उन युद्धों में शामिल नहीं होंगे, नाटो सीटो सेंटो वार्सा पैक्ट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन दुनिया से कटेंगे ऐसा मतलब नहीं है गुट निरपेक्षता का। दुनिया के साथ हमारे सरोकार रहेंगे, दुनिया के साथ हमारे जो अभी मामले होंगे, आर्थिक मामले या अंतर्राष्ट्रीय मामले, उसमें हम रहेंगे, अलग नहीं है, कटे फटे नहीं है हम दुनिया से। ठीक है, इसको भी हम आगे टॉपिक आएगा इसमें बताता हूं। देखो अगला क्वेश्चन आता है गुट निरपेक्ष, ये भी काफी जैसे क्वेश्चन आता है, इसको भी समझो। गुट निरपेक्षता जो है न तो पृथकतावाद है और न ही तटस्थता है। ठीक, इसको समझते हैं, इसकी व्याख्या करने के लिए आ जाती है। तो देखो पृथकतावाद क्या होता है? पृथकतावाद, लेकिन गुट निरपेक्षता ये भी नहीं है और तटस्थता भी नहीं है। देखो पृथकतावाद का मतलब एकदम पृथक हो जाना, अलग हो जाना, ये हुआ पृथकतावाद का मतलब, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग हो जाना पृथकतावाद है। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से उसको सरोकार था। गुट निरपेक्षता का मतलब ये नहीं कि पृथकतावाद से मतलब नहीं है। पृथकतावाद का मतलब था पृथकतावाद का मतलब है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को काट लेना, सारी दुनिया एक तरफ हम एक तरफ। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से मैं कह रहा हूं उनका भारत का सरोकार था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काफी जगह हस्तक्षेप भी किए उसने, ऐसी बात नहीं है। जो युद्ध होते थे ना इनके, उसको कम करने में भारत ने मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई। जब कोरिया युद्ध हो रहा था तो जवाहरलाल नेहरू की मतलब वहां पर बहुत मध्यस्थता रही है शत्रुता को कम करने में, युद्ध को कम करने में। तो पृथकतावाद का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काटना, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। गुट निरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है और नहीं तटस्थता। तटस्थता का मतलब ये था कि भैया हम डायरेक्टली जो है ना युद्ध में शामिल नहीं होंगे। किसमें शामिल नहीं होंगे? हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, जैसे हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, सीटो सेंटो में शामिल नहीं होंगे, हम वार्सा पैक्ट में नहीं होंगे, तुम्हारे जो सैन्य गठबंधन बने हैं उसमें शामिल नहीं होंगे। ये था तटस्थता, तटस्थता का मतलब। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हम किसी भी हर चीज में अलग हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मामलों से, ऐसा नहीं है गुट निरपेक्षता का मतलब। इस तटस्थता का मतलब है जो तुम्हारे सैन्य संगठन बने हैं, तुम्हारी लड़ाइयों में हम भैया किसी भी तरफ शामिल नहीं होंगे। लेकिन देखो मैंने लिखा जवाहरलाल नेहरू ने कोरिया युद्ध के समय मध्यस्थता की भूमिका निभाई, समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हस्तक्षेप भी किए हैं। जो लड़ाइयां होती थी उनको कम करने में, उस शत्रुता को कम करने में भारत ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो गुट निरपेक्षता है वो न तो पृथकतावाद है न तो तटस्थता है। ठीक है, पृथकतावाद का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों से एकदम अपने को अलग कर देना। भारत ने किया ऐसा नहीं किया, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से उसको सरोकार था, सिर्फ उस युद्ध से सरोकार नहीं था उसको। तटस्थता का मतलब है कि तटस्थ मतलब अलग हो जाना। किससे अलग हो जाना? उन सैन्य गठबंधनों से अलग हो जाना, यह मतलब है। दुनिया से अलग हो जाना, अपने आप को काट के रखना, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो एक नया टॉपिक है, ये भी आपके इसमें आता है, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये क्या है? देखो जब ये इसकी स्थापना हुई तब आर्थिक मामलों की ज्यादा किसी ने नहीं सोचा, आर्थिक मामले ज्यादा इश्यू नहीं थे आर्थिक का। तब तो यही था भैया दुनिया दो हिस्सों में बटी है, दोनों में लड़ाइयां हो रही हैं, उस लड़ाई से अपने को बचाओ, अलग करो, बस अपने हितों का ध्यान रखो, ये मतलब था। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ? देखो जो गुट निरपेक्षता में जो आंदोलन में देश थे वो एक तो अल्प विकसित थे, कम विकसित थे, विकासशील थे,
उनको अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना था, ठीक है, अपना जो गरीबी से उबारना था अपने लोगों को, ठीक। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर से क्या बनेंगे, एक प्रकार से वो गुलाम बन जाएंगे। दूसरे, अगर गरीब होगा कोई देश, दूसरे पर ही तो डिपेंड रहेगा ना वो भाई, उसमें आर्थिक संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, तो रहना पड़ता है। तुम यहाँ भी देखते होगे जो बहुत गरीब आदमी होता है वो डिपेंड रहता है मतलब किसी अमीर आदमी पर, वो मुझे काम देगा, काम पे लगाएगा, वो रहता है ना, तो भैया डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसीलिए अब इन देशों में ये बहस छिड़ने लगी कि इन देशों को गरीबी से उबारना है, इनका आर्थिक स्टेटस अच्छा करना है। यहीं से शुरू होती है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। देखो, अल्प विकसित देशों को गरीबी से निकालना, मैंने कहा इसमें जो भी थे मतलब गरीब देश ज्यादा थे भाई, गरीबी से उबारना एक मकसद था। इन देशों का आर्थिक विकास करना, जो गुण निरपेक्षता में थे ये कम विकसित थे ना, अल्प विकसित थे, आर्थिक विकास होना है। तो अगर आर्थिक विकास नहीं होगा तो फिर से क्या होगा, वो गुलाम बन सकते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहना भी एक प्रकार की गुलामी है। और यहीं से नई जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म होता है। फिर क्या हुआ, इन सब चीजों को देखते हुए 1972 में यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन होता है जिसे कहा जाता है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन है, ठीक है। इसमें इन देशों के लिए मतलब काफी रियायतें दी गई जो अल्पविकसित देश थे, यानी गुण निरपेक्षता में जो देश थे उनको काफी रियायतें मिली। जैसे मैंने लिखा है LDCs लिखा ना शॉर्ट में, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, कम विकसित देश हैं, जो कम विकसित देश हैं, ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर पूर्ण अधिकार मिले, जो अल्प विकसित देश हैं अपने तरीके से वो दोहन करें, ये कहा गया, ठीक है, ये अधिकार मिलने चाहिए उसको। जो लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनकी पहुंच पश्चिमी देशों तक हो और सामान बेच पाएंगे। वेस्टर्न जो कंट्री हैं उनके जो बाजार हैं उनकी पहुंच वहां तक बनाई जाए और अपने सामान को वो आराम से बेच पाए, तभी तो आर्थिक विकास होगा, ठीक है। ये बात भी इसमें कही गई। पश्चिमी देशों से जो टेक्नोलॉजी का आयात होगा उस पर भी कम लागत। अब इस तरफ जो कम विकसित थे, टेक्नोलॉजी भी कम थी, अल्प विकसित देशों के पास जो वेस्टर्न कंट्री से जो टेक्नोलॉजी आएगी उस पर कम लागत लगेगी, कम दरों पर मिलेगी, ये भी बात इसमें रखी गई। टेक्नोलॉजी आएगी तभी तो डेवलपमेंट होगा, है ना। और LDCs की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में बढ़ाना, जो कम विकसित देश थे, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान होते हैं इनकी भूमिका को बढ़ाया जाए, इनकी भूमिका को ज्यादा किया जाए, तभी तो क्या होगा, इन देशों का विकास हो पाएगा ना। तो अंकटाड सम्मेलन में ये चीजें कही गई 1972 में। तो ये है हमारी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो ये संक्षेप में था, ठीक, गुण निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। अगर आप इतनी चीज लिख लेते हो, इसको समझ लेते हो, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये काफी है, ठीक है। तो इतना आया ना समझ में। तो गुण निरपेक्षता का कॉन्टेक्ट जो ये संबंध है, गुण निरपेक्षता क्या है, ये समझ में आ गया होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को ना। तो इस टॉपिक में हम इतना ही करते हैं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें महत्वपूर्ण संधियां होंगी, ठीक है। अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों को कम करने के लिए कुछ संधियां भी की हैं। अगले वाले लेक्चर में हम इसको देखेंगे, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है।